तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। चलो तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज हेलो एल्केन हेलो एरीन का चैप्टर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, और इसे वन शॉट में ही जल्दी से जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मीन्स इसको करवाने की कोशिश करेंगे, वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई बात किए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि एक्चुअली में हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है जी, हेलो एल्केन। ठीक है जी, हेलो एल्केन क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, हेलो दो वर्डों में डिवाइड कर दिया, हेलो, और यहां पर दूसरा है एल्केन। ठीक है जी, हेलो मींस क्या होता है? हेलो वाला फोन वाला हेलो नहीं है, यहाँ पर हेलो मींस होता है हेलोजन ग्रुप। क्या है? हेलोजन। ठीक है ना, ग्रुप। थोड़ा सा जल्दी खींच के चलेंगे। ठीक है ना, और हाँ भाई, जिसका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्विक रिवीजन चलेगा, बहुत अच्छा वाला टॉपिक, एकदम सारे क्लियर होंगे, जितने भी एनसीईआरटी के कोई भी मतलब कि टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप आप सभी जानते हो कि एक्स ग्रुप को ही हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एफ, सी एल, बी आर और आई। ट्रिक भी बताता चलूंगा कैसे। तो हेलोजन ग्रुप में फिर कल बाहर आई एंटी, एटी भी होती है, बस एटी को छोड़ दीजिए, फिर कल बाहर आई। ठीक है ना, तो ये हेलोजन ग्रुप हो गए। और एल्केन सभी जानते हो, CnH2n+2, जिनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें सभी को एल्केन बोलते हैं। जैसे लाइक दैट मैंने बोला CH4 एल्केन है, C2H6 एल्केन है, C3H8 एल्केन है, C4H10 एल्केन, ये बहुत सारे एल्केन होते हैं। तो एक्चुअली में हेलो एल्केन क्या है कि जब भी कोई क्या होता है, हेलोजन ग्रुप एल्केन से जाकर क्या होता है? ऐड होता है। क्या बोला? जब भी कोई हेलोजन ग्रुप एल्केन से आकर जुड़ता है तो एल्केन से वन और मोर हाइड्रोजन क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, और जो गैट कंपाउंड होगा वही आपका हेलो एल्केन है। लाइक दैट जैसे मैंने अभी बोला CH4, इसमें क्या जुड़ा? हेलोजन आकर जुड़ा आपका, और यहां से जब हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। ठीक है जी, क्या कर देता है? एक हाइड्रोजन रिमूव। तो ये जो बना आपका, यही है आपका हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो आप, जैसे C2H6 प्लस यहाँ पर Cl2 रिएक्शन करोगे तो एक Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा? C2H5Cl, और प्लस का एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक Cl क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये है आपका क्या? ये आपका है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये जो CH3 है, देखो जब क्या होता है, हाइड्रोजन में से एक या एक से ज्यादा क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, जब एल्केन में से एक या एक से ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तब ये एल्केन नहीं बचता। जैसे लाइक दैट यहाँ CH4 लिख दूं, C2H6 लिख दूं, C3H8 लिख दूं, और C4H10 लिख दूं, तो जब इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये होगा CH3, ये हो जाएगा C2H5, तो ये एल्काइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्काइल। ठीक है जी, एल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो जो आपका यहाँ, इसको मैं आर बोल सकता हूँ, और जो हेलोजन ग्रुप है उसको मैं एफ को क्या बोल सकता हूँ? एक्स बोलता हूँ। तो आर एक्स, इसको नॉर्मली हम आर एक्स भी बोलते हैं। जो आर एक्स यहाँ पर गेट हुआ, आर एक्स जो है, ठीक है ना, आर को एल्काइल और एक्स को क्या बोलेंगे? हेलोजन, इसलिए इनको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आई बात? ये नहीं है, एल्काइल हैलाइड भी इनका दूसरा नाम है। ठीक है, इनका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है जी? एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसमें जब क्या हो रहा है, कोई भी हेलोजन ग्रुप आकर ऐड हो रहा है तो एक रिमूव हो जा रहा है, तो क्या बना रहा है? CnH2n, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, +1 होगा इंटू एक्स। ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, आई होप कि हेलो एल्केन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन जब भी कोई क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, व्हेन हेलोजन ग्रुप ऐड विद द एल्केन, देन one or more hydrogen removed from alkane, ठीक है ना, and that a compound is known as haloalkane। चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ गए तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम बहुत जल्दी फास्ट इन चीजों को करते चलेंगे और बिल्कुल एक एक चीज करके चलेंगे। ठीक है जी, रिएक्शन होगी यहाँ पर आपकी। तो हेलो एल्केन आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में हेलो एल्केन क्या है। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे मैंने अभी बोला C2H6 प्लस यहाँ पर क्या कर रहा है? Cl2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? C2, एक हाइड्रोजन हट जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, और प्लस HCl बाहर हो गया। बहुत सारे रिएक्शन कुछ भी कर सकते हो, जैसे C3H8 ले सकते हो, प्लस Br2 के साथ में रिएक्शन कर दो, हेलोजन ग्रुप एक जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा? C3, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा 7, और यहाँ बना आपका Br, और प्लस क्या हो गया? HBr बाहर निकल गया। ये सारे के सारे हेलो एल्केन है, सब के सब क्या है? हेलो एल्केन। चीजें समझिए, चलो जी, बहुत अच्छे। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? इसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये हमने दो तरीका से किया, वैसे तो होते तो 3 टाइप्स के हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम, ठीक है जी। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम देखें, किसका देखें, हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग सिर्फ हैलोजन का नंबर देखना है। तो ये कौन कौन से होते हैं, मोनो हैलो एल्केन, क्या है, मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। दूसरा होता है डाई, क्या, डाई हैलो एल्केन। तीसरा क्या होता है, ट्राई हैलो एल्केन। और चौथा होता है पॉली, पॉली या टेट्रा भी बोल सकते हो, पॉली हैलो एल्केन, ठीक है जी। अगर किसी में एक हैलोजन ग्रुप है, लाइक दैट जैसे CH3, ठीक है ना, Cl, इसमें एक हैलोजन ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मोनो हैलो एल्केन। किसी में अगर क्या है, दो हैलोजन ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। और अगर किसी में क्या है, तीन हैलोजन ग्रुप है, तो वो हो गया आपका ट्राई हैलो एल्केन। और तीन से ज्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे आप क्या, उसको बोलोगे आप टेट्रा भी बोल सकते हो या फिर पॉली भी बोल सकते हो। समझ में आई बात या नहीं है। एक हैलोजन ग्रुप मोनो, दो हैलोजन ग्रुप देखो दो हैं तो क्या हो जाएगा, डाई। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक दैट ये ऐसे भी हो सकते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया, CH2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने Br। तो देखो ये क्या होगा, डाई हैलो एल्केन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो हैलोजन ग्रुप है, डिफरेंट है बट है तो दो ही हैलोजन ग्रुप, इसलिए हो गया आपका डाई हैलो एल्केन। तो ये समझ में आ गई चीजें। चलो जी, इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं दूसरा, वो कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या, कार्बन एटम। अब हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, कार्बन एटम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कार्बन एटम के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बन एटम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, 1 डिग्री, ठीक है, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा 3 डिग्री, जिसको आप प्राइमरी बोलते हो, क्या, प्राइमरी, ठीक है ना। और दूसरा ये है आपका सेकेंडरी, ठीक है ना। और ये हो गया आपका टर्सरी, क्या हो गया, टर्सरी। टेंशन मतलब सारी की सारी चीज बताऊंगा एक्चुअली में है क्या, ठीक है। 1 डिग्री किसे बोलेंगे, अगर मान के चलो, देखो कैसे देखोगे कि कोई 1 डिग्री का है, CH3 CH2 और ये आपका CH2Cl है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर चलो हेलोजन ग्रुप लिखे देता हूँ X। आपको सबसे पहले क्या देखना है, हेलोजन ग्रुप देखना है। हेलोजन ग्रुप कहाँ है, ये रहा हेलोजन ग्रुप। ये हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ा है, ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आपका 1 डिग्री का होगा। अब ये मत सोचना सर ये तो इस पे भी जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है। हमें तो सिर्फ ये देखना जो हेलोजन का है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री का हो गया। कंफर्म चीज है। 2 डिग्री का कौन सा होगा, लाइक दैट जैसे मैंने बोला अभी CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया X हेलोजन ग्रुप, और ये CH2 और ये हो गया आपका CH3। अब देखो हेलोजन ग्रुप, मैंने फिर से बात बोली आपको, हेलोजन ग्रुप देखो कहाँ हेलोजन ग्रुप, ये रहा। ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक और एक 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितने का हो गया, 2 डिग्री का हो गया जी। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। 3 डिग्री का देख लेते हैं, 3 डिग्री का क्या होगा जी, जैसे मैंने बोला अभी CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप। अब जरा देखो हेलोजन ग्रुप कहाँ, ये रहा, ये हेलोजन ग्रुप है, ये किस कार्बन से, इससे, ये इससे और इससे 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री का। तो आई होप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे चल लेते हैं। ठीक, आगे जो हमारे पास में, ठीक, आगे जो हमारा तीसरा नंबर का जो हमने क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग करा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एलिलिक हैलाइड, दूसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, 3 होता है, तीसरा होता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, और चौथा होता है बेटा आपका, चौथा होता है एरिल हैलाइड। तो ये आपके क्या होते हैं, 4 टाइप के आपके, किसके अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक और एरिल हैलाइड। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा जी, इसमें होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 होता है और इसमें sp2 होता है। सही है, बात समझ में आई।
एलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे भाई? इसमें जो आपका हैलोजन ग्रुप होगा, देखो आप नाम से ही पता चल रहा है हेलो एल्केन, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर इनको अलग टाइप से अलग क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि यही चार ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन के, यही एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एलिल हैलाइड, यही आपके क्या हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी में भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका नाम ही है हेलो एल्केन, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं आता। लेकिन ये चार ही ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसलिए इनको अलग रखा गया है। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो आपका कोई भी CH3 CH2 CH और जो हेलोजन ग्रुप होगा, इसमें पहले बारे में CH सिंगल बॉन्ड CH2 और हेलोजन, यानी इसमें जो हेलोजन है एलाइलिक हैलाइड में जो है आपका क्या होगा, हेलोजन ग्रुप होगा। क्या होगा? जो आपका हेलोजन ग्रुप होगा वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ना जुड़कर नियर बाय कार्बन से जुड़ा होता, वो होता आपका एलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा, जो हेलोजन ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ना जुड़कर डबल बॉन्ड के नियर बाय जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। ये आपका ओपन चेन में भी हो सकता है, क्लोज चेन में भी हो सकता है, बट क्लोज चेन में बेंजीन नहीं होनी चाहिए, साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए ये, ठीक है ना। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका CH2 और X लिख देता हूँ, यहाँ पर भी देखो आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से ना जुड़कर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, कार्बन है इसको थोड़ा सा हम चेन को क्या कर देंगे, बैंड कर देंगे, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा X। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एलाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल है, ठीक है जी। दूसरा इसमें क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड, नाम से जैसा पता पड़ रहा है बेंजाइलिक हैलाइड में इसमें भी sp3 होगा, बट इसमें क्या होगा, बेंजीन होगा। ये बेंजीन में नहीं हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन है, इसमें भी क्या होगा, जो हेलोजन ग्रुप है, क्या है, जो हेलोजन ग्रुप है वो भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा। देखो यहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड ना जुड़कर इससे जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस वाले कार्बन पर है और ये यहाँ पर है और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी आपका हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, किससे, डबल बॉन्ड से, इसलिए ये है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें भी आपका हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें ओपन चेन है, क्लोज चेन है, तो वो सिर्फ साइक्लिक में है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन में होगी। विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड में देखो यहाँ पर जो आपका CH3 CH2 हेलोजन ग्रुप होगा ना, वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होगा। देखो आपका इसमें और इसमें डिफरेंट नजर आ रहा होगा, इसमें डबल बॉन्ड के नियर बाय कार्बन से जुड़ा हेलोजन, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो आपका हेलोजन ग्रुप है, क्या है, जो आपका हेलोजन ग्रुप है ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये होगा आपका विनाइलिक हैलाइड। और एरिल हैलाइड में क्या होगा जी, एरिल हैलाइड में आपका बेंजीन होगा और बेंजीन से डायरेक्ट क्या होगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा आपका। तो देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड बैंड कर दो और X, तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंट नजर आ रहा होगा आपको। तो ध्यान रखना, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक होते हैं उसमें डबल बॉन्ड से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है हेलोजन ग्रुप, जबकि नियर बाय कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि विनाइलिक और एरिल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन ग्रुप होता है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ के साथ में। तो इनका क्लासिफिकेशन हो गया है आपका, ठीक है जी, क्लासिफिकेशन, ठीक। एक एक चीज जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में सारी की सारी बताऊंगा, ठीक है। चलो देन उसके बाद में हमें नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, IUPAC कर लेते हैं, IUPAC, और दूसरा है कौन सा, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ये दो चीज करेंगे IUPAC, ठीक है ना, और दूसरा करेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में कहीं कहीं पर आपको N दिखेगा, N का मतलब होता है नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल। ये सिर्फ जो लगाओगे आप सिर्फ कॉमन नेम में, कॉमन नेम के लिए ये रूल बता रहा हूं मैं, N मतलब नॉर्मल होता है, जैसे कोई ब्रांच ना हो अगर चेन में, ठीक है, ये इस टाइप से बहुत ऐसे लॉन्ग चेन है और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो उसको नॉर्मल, यानी आप लिख सकते हो इसको N, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसके लिए लिखोगे आप पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, और ये क्या है, क्लोराइड, CH, क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो गया। ध्यान रखो कॉमन नेम में हमेशा जो ये आपके हेलोजन ग्रुप है FClBrI, ठीक है ना। कॉमन नेम में इनको क्या लिखोगे, फ्लोराइड, क्या लिखोगे, फ्लोराइड लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे, और इसको ब्रोमाइड लिखोगे जी, और इसको आयोडाइड लिखोगे। लेकिन IUPAC नेम में क्या, IUPAC नेम में इसको क्या लिखेंगे जी, IUPAC नेम में इसको लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो, इसको लिखेंगे क्लोरो, ठीक है ना, इसको लिखेंगे ब्रोमो, इसको लिखेंगे आयोडो, ठीक है। इस प्रकार से इन चीजों को लिखेंगे, ध्यान रखना कॉमन नेम में।
ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके कॉमन नेम के लिए बता रहा हूं। इसमें एन ने तो नॉर्मल कहीं कहीं पर आपको आइसो देखने को लिए मिल जाएगा, आइसो। तो आइसो कहां पर लगाते हैं, देखो जहां पर लास्ट चेन में ऐसे CH3 CH2 सॉरी ऐसे आपके यहाँ लास्ट में ये CH3 ग्रुप मिला है ऐसे, समझ में आई बात, ये नहीं है ये, और वो कितने का होना चाहिए 1 डिग्री का। तो वहां पर इसका नाम रखने के लिए देखो कॉमन नेम में हम काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 के लिए क्या जाएगा पेंट, सही है। और इसके लिए लगाओगे आप YL कॉमन नेम के लिए पेंटाइल, और ये हो गया क्लोराइड, क्लोराइड पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर लास्ट में दो इस प्रकार से CH3 दिख जाए ना, इसके आगे पहले आइसो लगा दो, लेकिन वो 1 डिग्री का होना चाहिए, ध्यान रखो। देखो ये जैसे यहाँ पर है हेलोजन ग्रुप, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये 1 डिग्री का, इसके लिए लगाओगे आइसो, आइसो पेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको क्या भी देखने को मिलेगा, नियो भी देखने को मिलेगा, नियो। नियो कहां पर लगाते हैं, नियो लगाते हैं जहां पर एक ही ब्रांच के साथ में, एक ही ब्रांच के साथ में, जैसे CH3C लास्ट में इस टाइप से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर CH2 CH2 CH2, और ये कितना है 1 डिग्री का केवल, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं काउंटिंग करूं कॉमन नेम में 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या आ जाएगा बोलो हेप्ट, हेप्ट, और इसके लिए क्या आ जाएगा आई, हेप्टाइल, और Cl के लिए क्लोराइड, क्लोराइड। ये कॉमन नेम में सिर्फ और सिर्फ इनको कॉमन नेम ऐसे रखेंगे, सही है। अगर कहीं पर आगे क्या आ रहा है SEC लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी 2 डिग्री का है, इस वजह से सेकेंडरी लिखा गया। और कहीं पर TERT लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो टर्सरी है 3 डिग्री का, इसलिए उसके आगे टर्ट लिखा गया। बस ये है आपका सारा का सारा कॉमन नेम में। अब जरा नाम लिख लें, जरा नाम लिख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है बच्चे। चलो जल्दी जल्दी से थोड़ा खींच के चलेंगे मामले को, ठीक है भैया। चलो जैसे मैंने अभी बोला CH3 CH2, ठीक है ना, CH2Cl, इसका नाम क्या होगा IUPAC, सॉरी कॉमन नेम, यहाँ पर कॉमन नेम है और यहाँ पर IUPAC नेम है, ठीक है जी, IUPAC नेम है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो कॉमन नेम में तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3, 3 के लिए क्या जाएगा प्रो, और YL लगाएंगे लास्ट में प्रोपाइल, और इसके लिए क्लोराइड, क्लोराइड। IUPAC नेम में एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है कि हमें एक तरफ से ही काउंटिंग करनी है, तो जैसे 1 2 और 3 इस प्रकार से, तो 3 के लिए क्या जाएगा प्रोप, समझ में बात ही नहीं है। और सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए आएगा आपका एन, सभी में सिंगल बॉन्ड है, और Cl के लिए आएगा क्लोरो, क्लोरो को आगे लगा दो, ऐसे समझ में बात ये नहीं है। ऐसे आप किसी का भी नाम रख सकते हो। मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, CH3C, यहाँ पर CH3, इधर भी CH3 और Cl, ये है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में तो कार्बन किधर से भी गिन लो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या जाएगा बताओ ब्यूट, क्या जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए, सॉरी ये YL आ जाएगा ब्यूटाइल, और ये हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। और इसके लिए पहले लगा दोगे आप क्या टर्सरी है, तो TERT लगा दोगे, 3 डिग्री का ना, देखो हेलोजन ग्रुप यहाँ ये इससे 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 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए 3 डिग्री का, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया टर्ट। ये सिर्फ टर्ट नहीं हो, आइसो सिर्फ कॉमन नेम में लगाओगे, IUPAC में ऐसा कुछ नहीं होता। अब IUPAC नाम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलो यार बनाते बनाते वीडियो कट हो गई थी, ठीक है, दोबारा से बनाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब हम क्या काम करने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन किसके कर रहे हैं, हैलो एल्केन की, किससे, फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है। चलो जी, तो ये मैं बता चुका था, लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया, ठीक है ना। तो चलो पहले फ्रॉम अल्कोहल से बना लेते हैं। मान के पास, चलो आपके पास में अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करोगे, किसकी प्रेजेंटेशन में, ZnCl2 की प्रेजेंटेशन में। ZnCl2 क्यों आया, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, कंपेयर टू OH से, क्योंकि OH निक्लोफाइल होता है, इस वजह से क्या करेगा, अगर Cl इस पर अटैक करेगा तो ये हटा नहीं पाएगा, इसलिए क्या काम करता है, ZnCl2 आता है। मतलब ये अपने दोस्त को बुलाकर लाता है, और दोस्त को बुलाकर लाने पर यहाँ पर इसके साथ में जैसे ही रिएक्ट करता है, अब इसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये OH हट जाएगा, और यहाँ पर ये आपका Cl ग्रुप आ जाता है, ठीक है जी। दूसरी है आपकी बनाने की प्रॉपर्टी, अल्कोहल की रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड बोले तो SOCl2 के साथ में करते हैं, तो जब भी ये चीज आ जाए SOCl2, तो ध्यान रखना भैया हमें SO2 बाहर निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। बाकी आपका एक हैलो एल्केन बनेगा ही बनेगा, RCl, और प्लस के यहाँ पर HCl लगाएगा, मतलब X ग्रुप आ सकता है यहाँ पर, Cl जरूरी नहीं है, Cl हो कुछ भी आ सकता है। ROH की अगर रेड फास्फोरस, और यहाँ पर क्या लेते हैं Cl2, चलो मैंने यहाँ पर X2 ले लिया है, X2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है आपका हैलो एल्केन, यहाँ पर भी बन जाता है। चौथी है आपकी अल्कोहल की रिएक्शन, अगर फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के दो लोग हैलाइड होते हैं, एक तो PX3 और दूसरा PX5,
ध्यान रखो जब भी pH3 की रिएक्शन होगी तो H3PO3 बाहर निकलेगा और pH5 के साथ में रिएक्शन होगी तो POCl3 बाहर निकलेगा, बाकी आपका हेलोएल्केन बच जाएगा और इसमें निकलेगा आपका HCl भी बाहर निकल जाएगा। सही है, समझ में आई बात ये ना, ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है भैया, आगे चलते हैं जरा। ये पहले हमने किसके देखा है, ये हमने एल्कोहल से प्रिपरेशन की है भाई। ठीक है, किससे, एल्कोहल से प्रिपरेशन। अब दूसरी जो प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, दूसरी प्रिपरेशन किससे देख लेते हैं, दूसरी देखते हैं हाइड्रोकार्बन। किससे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से अगर करते हैं, देखो तीन प्रकार के आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, ठीक है, दूसरा एल्कीन, और एल्काइन से हम नहीं बनाएंगे, आपकी सिलेबस में नहीं है तो एल्काइन नहीं देखेंगे। तो एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन से सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम एल्केन। एल्केन पूरा एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है ना, फ्रॉम एल्केन। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में भी हम किससे देख रहे हैं, फ्री रेडिकल। किससे, फ्री रेडिकल। सही है जी, हम एल्केन के भी फ्री रेडिकल से कर रहे हैं। मान के चलो आपके पास में CH4 एक एल्केन है, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, Cl2 के साथ में, हेलोजन ग्रुप के साथ, यानी H2 के साथ में करते हैं। ठीक है, या चलो Cl2 ही ले लो, यहीं से समझ में आ जाएगा। और सनलाइट की जरूरी है भाई, H मतलब सनलाइट होनी जरूरी है। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H गायब हो जाएगा, तो यानी HCl गायब हो गया, क्या बच गया आपका, CH3Cl। दोबारा से फिर से रिएक्शन होगी इसमें, फिर से आप Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो फिर से HCl, ये होता रहता है प्रोसेस। और यहाँ पर CH2Cl2 बनेगा, फिर से H के साथ में, यानी सनलाइट की प्रेजेंटेशन में Cl2, फिर से HCl निकलेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, CHCl3। फिर से रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, Cl2 फिर से HCl गेट होगा और यहाँ पर मिलेगा CCl4। समझ में आई। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ से आपको मोनो, क्या लिखना है, मोनो हेलोएल्केन मिलता है, ये डाई हेलोएल्केन मिलता है, और ये ट्राई हेलोएल्केन मिलता है, और यहाँ टेट्रा, टेट्रा बोले तो पॉली हेलोएल्केन मिलता है। तो इतने सारे हेलोएल्केन मिलते हैं और इनका भी सबका मिक्सचर रिएक्ट होता है। अब इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से इस ये जो मेथड है आपका ना, बहुत लिक्चड़ वाला, बहुत गंदा वाला मेथड है। इसी वजह से हम क्या नहीं करते हैं, इस वजह से ये मतलब हेलोएल्केन इस मेथड से नहीं बनाते। फिर भी आपके सिलेबस में दिया तो मैंने आपको करा दिया। तो एल्केन से यही था आपका। ठीक है भैया, समझ में आई। ये मेथड इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मिक्सचर गेट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एल्केन से ये चीज थी। अब दूसरा देख लेते हैं, एल्केन के बाद अब आता है हमारा एल्कीन। क्या आता है, एल्कीन। सही है, एल्कीन आपका जिसमें डबल बॉन्ड होगा। मान के चलो आपके पास में एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करेंगे, HBr के साथ में करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब भी आप रिएक्शन करोगे तो ये जो जिसका नेगेटिव पार्ट है, यानी हेलोजन ग्रुप है, उस कार्बन से जाकर ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इस वाले कार्बन से। और जो हाइड्रोजन होगा ये नियर बाय डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर आपका Br जुड़ा, उससे जस्ट अगले वाले पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br आ गया। जब बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा और CH2 और क्या बन जाएगा, सॉरी CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे ना, एक और जुड़ गया तो 3। इसको बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं इसे। एक और इसी में एक और आता है आपका जिसको बोलते हो एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी जस्ट इसका अपोजिट होता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी एल्कीन है, इसमें भी आप क्या काम करोगे, HBr के साथ, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड होना जरूरी है। क्या है, क्या बोला यहाँ पर, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिखोगे। तो इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट। इसमें Br क्या हो रहा था, इस वाले हाइड्रोजन से जुड़, कार्बन से जुड़ रहा था जिसमें कम थे, लेकिन अब उल्टा होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा जिससे कम थे और Br जुड़ेगा उससे जस्ट आगे वाले के साथ में। तो क्या बनाएगा यहाँ, CH3CH2, क्योंकि 2 एक था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बैलेंस ही कंप्लीट होगी, और यहाँ पर आएगा CH2 और ये Br जुड़ जाएगा। ये बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में ही बात है ना, ये है आपके एल्कीन से बनाने का मेथड। पहला मेथड समझ में आया, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है 2। ठीक है, एल्कीन में। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं एल्कीन से। पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड और देखो जल्दी। दूसरा मेथड है आपका एल्कीन से एडिशन कर रहे हैं हम। क्या, एडिशन, एडिशन करेंगे हम।
क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और एडिशन करने से भी आपको क्या मिलेगा, बोलो, एडिशन करने से भी आपका हेलो एल्केन मिलेगा। मान के चलो आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसमें आप क्या काम करोगे, इसमें आप भैया Br2 के साथ में रिएक्शन करोगे, किसकी प्रेजेंटेशन में, Cl2 के, सॉरी CCl4 की प्रेजेंटेशन में। तो एक Br यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और दूसरा Br यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, CH2, यहाँ पर Br सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बैलेंस कंप्लीट हो गई है, और CH2 यहाँ पर भी Br। समझ में आ रही बात या नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन से और भी किससे थे, एल्कीन से, ठीक है ना। दो मेथड बताए हैं, ठीक है ना, दो में एक मार्कोनिकॉफ रूल है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और दूसरा एडिशन है, ठीक है भैया, समझ में आई बात या नहीं है? ये आपकी प्रिपरेशन थी हाइड्रोकार्बन से। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन को बस हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब इस वाले हैलोजन को इधर ले आएंगे और इस वाले हैलोजन को इधर ले आएंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। सबसे पहले जो हैलोजन एक्सचेंज में आती है वो होती है फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। कौन है, इसमें कोई भी आपका मतलब होता तो हेलो एल्केन ही है, बट उसका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है हैलोजन का। समझ में आई बात या नहीं है? तो इसमें कोई भी RX होगा और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NaI के साथ में होगी। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका हैलोजन Cl है, तो इसमें क्या होगा, I इसको रिमूव कर देगा और ये Cl इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा Ri और प्लस क्या बनेगा यहाँ, NaCl। ये थी आपकी हैलोजन एक्सचेंज। पहली है फिंकलिस्टीन, रेमिंग रिएक्शन है, याद कर लेना भाई अच्छे से। दूसरी है फिंकलिस्टीन के बाद में श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है इसका, मतलब इसमें क्या होगा, कोई भी Ri रिएक्शन करेगा कोई भी लो रिएक्टिव मेटल जो आपके होते हैं, जैसे Ag हो गया या फिर Hg हो गया, सही है, इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, Ag Hg, ठीक है ना, Hg F के साथ में रिएक्शन होगी इसकी, और ये क्या बनाएगा, F इसके साथ में जुड़ जाएगा और I यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, RF और प्लस के HgI। ये आपकी दो थी हैलोजन एक्सचेंज में, फिंकलिस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये आपकी प्रिपरेशन लास्ट होती है हेलो एल्केन की। चीजें समझ में आई है नहीं, जल्दी से बता दो फटाफट। कोई किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बता दीजिए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। चलो भाई प्रिपरेशन होगी। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 वही है, ये क्या होते हैं, नॉर्मली बता देता हूं, देखो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। इसके फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, जैसे CH3, ठीक है ना, Cl, C2H5 Cl और C3H7 Cl। Br कुछ भी हो सकता है, हैलोजन ग्रुप, यहाँ X लिखे देता हूं। ये जो होते हैं फर्स्ट, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और लिक्विड होते हैं, सॉरी गैस होती है, कैसी होती है, गैस। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, C18 तक आएगा, C18H37X आएगा, ये क्या हो जाएंगी, लिक्विड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, लिक्विड। और भी ज्यादा आगे आ जाएंगी, जैसे जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ता है, या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, और ये क्या हो जाएंगी, ये सॉलिड हो जाएंगी, सही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरी है इसकी, ये क्या होते हैं जी, ये आपके इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं ये वाटर के साथ में। तीसरा, सही है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ठीक है ना, वो हेलो एल्केन से कंपेयर में ज्यादा होते हैं, बट जैसे जैसे इनका एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। चौथा, जो आपकी डेंसिटी होती है, क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है वो हैवी होती है, मतलब जो आपके जैसे जितने भी आपके Cl वाले या F4Cl वाले, क्या F4Cl वाले जो कितने भी हेलो एल्केन होंगे वो वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि जो आपके Br और I वाले जितने भी हेलो एल्केन होंगे वो क्या होंगे, वाटर से हैवी होते हैं। जैसे मैंने मान के चलो मैंने एक कंपाउंड लिखा, जैसे CH3 और F लिख दिया, तो ये वाटर से हैवी है, सॉरी हल्का है, तो इसलिए पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब मैं इसी को लिख दिया जैसे CH3Br, तो ये वाटर से क्या होता है, हैवी होता है, इसलिए पानी के नीचे चला जाएगा, डिसॉल्व होते हैं ही नहीं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी आपकी, किसकी, हेलो एल्केन की, ठीक है भैया, ये है, चीजें समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। अब आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी बोल
रखते हैं। ये कौन कौन सा? नंबर 1 होती है एसएन रिएक्शन रखते हैं। एसएन रिएक्शन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखते हैं। इस एसएन रिएक्शन की दो टाइप्स होते हैं, एसएन, ठीक है ना, 1 और एसएन 2, ठीक है ना। तो कौन सी रखते हैं? पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनको एसएन बोलते हैं, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन रख रहे हैं, और तीसरे लिखते हैं रिएक्शन विद मेटल। कौन से? रिएक्शन विद मेटल। समझ में? 3 टाइप की ये क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन? हेलो एल्केन। ध्यान रखना कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हम कौन सी पढ़ रहे हैं? एसएन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाम से पता चल रहा, जैसे क्या पता चल रहा? नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियर लवर होती है जी। जैसे मान के चलो ये एटम है, एटम में क्या है आपका? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो आपके रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब न्यूट्रॉन या ना सॉरी प्रोटॉन से होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, समझ में बात ही नहीं, न्यूक्लियस लवर होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इनमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे मान के चलो आपका हेलो एल्केन है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होता है। न्यूक्लियोफाइल की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब ये कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है ना, पावर इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इस वजह से ये क्या काम कर देता? अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है और क्या बनाता है यहाँ पर? CH3NU, और प्लस जो हैलोजन ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है। ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। इसमें क्या बोला मैंने? इसमें बोला कि जो आपका हैलोजन यानी हेलो एल्केन है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इसके साथ में जुड़ेगा और हाइट जो हैलोजन ग्रुप है उसको रिमूव कर देता है। ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल बताता हूं, जैसे इसके CH3Cl है और इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ की है, ठीक है जी। OH यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, जो OH क्या काम करेगा? इसके साथ में ऐड होएगा, तो OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? इसको रिमूव कर देगा और खुद इसके प्लेस पर आ जाता है OH, और प्लस NaCl ये आपके जुड़ जाते हैं। ये है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है इनकी, और भी बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो, जैसे CH3Cl की रिएक्शन अगर आप क्या करते हो? NH3 में भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें NH2 बनेगा, तो क्या बनेगा? CH3 से क्या होगा? NH2 बनेगा, और प्लस यहाँ का एक हाइड्रोजन है, एक Cl, HCl गायब हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज बता रहा हूं मैं, वो है आपकी न्यूक्लियोफाइल, अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या है? अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसी में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही बता रहा हूं अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्या, ठीक है। तो बताने वाला था वो क्या है? वो है आपका, जैसे मान के चलो मैं एक मेरे पास में हेलो एल्केन है CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैं KCN के साथ करता हूं तो क्या मिलेगा? और अगर CH3Cl है और अगर रिएक्शन करता हूं AgCN के साथ में तो क्या मिलेगा? यही आपके अम्बाइडेंट, देखो CN जो होता है वो अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या कर सकता है? इसमें जो कार्बन एटम है वो भी कार्बन के साथ में अटैक कर सकता है, और जो नाइट्रोजन है वो भी कार्बन के साथ में अटैक कर सकता है। तो इस चीज में होती क्या? जब KCN के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा CH3Cn ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CN था, CN ने C कार्बन के साथ में क्या किया? अटैक किया और CN बनाया, और प्लस KCl बाहर निकला, ठीक है। इसमें क्या होगा? AgCN में इसमें क्या काम करेगा? N क्या काम करेगा? अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से जो N है वो कार्बन के साथ में अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा? CH3NC, और प्लस क्या हो जाएगा? AgCl बाहर निकल जाएगा। ये बनाया आपका साइनाइड और ये बना है आपका आइसोसाइनाइड। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है आपका NO3। क्या? NO3 भी आपका अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। तो ये चीजें आप याद रखो, ठीक है। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ठीक है। अब इसके टाइप पढ़ लेते हैं। 2 टाइप बताए थे मैंने अम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल के, कौन कौन से? एक तो SN1 बताया था, ठीक है ना, और दूसरा SN2 बताया था। SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में, कहने कोई SN1 है बट ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने? 2 स्टेप में। जबकि ये जो होती है ये कितने स्टेप में होती है? केवल और केवल 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। सही है जी। ये सबसे फास्ट किस में होगी? ये सबसे फास्ट 3 डिग्री में होगी, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में होगी। जबकि इसमें कैसे होगा? इसमें जो आपका हैलोजन पहले F में सबसे फास्ट, फिर Cl में, फिर Br में, और फिर I में सबसे फास्ट होती है। लेकिन ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। अपोजिट मींस ये सबसे फास्ट किस में होगी? SN2 1 डिग्री में। कितने में? 1 डिग्री में, और देन उसके बाद में 2 डिग्री में, और देन उसके बाद में 3 डिग्री में। और हैलोजन की बात करें तो I में सबसे फास्ट,
फिर Br में, फिर Cl में और फिर F में सबसे फास्ट हो गया। मैकेनिज्म देख लेते हैं SN1 का, क्या देख लेते हैं SN1 का मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है कैसे है। तो क्या काम करते हैं, ये 3 डिग्री में फास्ट होती है, तो 3 डिग्री का कोई एक हेलोएल्केन ले लेते हैं, मान के चलो ये आपके पास में 3 डिग्री का हेलोएल्केन है, ठीक है जी। इसका क्या काम करेगा, स्टेप 1 में, स्टेप 1 थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा, स्टेप 1 है स्लो होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका हेलोजन ग्रुप होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है और कार्बोकैटायन बनाता है। जब ये हेलोजन ग्रुप अलग हो गया तो क्या बनाया, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और प्लस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाता है। अब इसमें जो ये कार्बोकैटायन, ये जो है ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन, ठीक है जी, क्या ये जो कार्बन कैटायन है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फास्ट होते हैं। जैसे ही रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने पर क्या होगा जी, आपका ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में ऐड हो जाता है और क्या बनाएगा, CH3 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 और यहाँ पर बनाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये है आपकी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। समझ में आई बात या नहीं? अरे ठीक है, चलो अब देख लेते हैं SN2। ठीक मेरे बच्चे, SN2 रिएक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली में SN2 रिएक्शन है क्या, ठीक है। SN2 में मैंने सिर्फ बोला था एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। तो 1 डिग्री का कोई हमने क्या ले लिया है, ये 1 डिग्री का आपका कोई एक हेलो एल्केन है, ठीक है, क्योंकि इसके ये कार्बन सिर्फ इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें डायरेक्टली क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक पहले मिडल प्रोडक्ट बनाता है स्टेप में 1 में। तो क्या बनाएगा, C, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका R और यहाँ पर आपका H और ये एक क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में जुड़ता है और दूसरा हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल की, तो ये इसको हटा देगा यहाँ से और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका R, ये वाला R और यहाँ पर आपका CH2 और ये बना देगा न्यूक्लियोफाइल। सही है जी, ये आपका इस प्रकार से ये SN2 की मैकेनिज्म है। चीजें समझ में आ रही है नहीं? तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है किसकी, हेलो एल्केन की, ठीक है जी। ये लो हेलो एल्केन भी खत्म। नेक्स्ट आ जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आती है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर आपके कुछ काम की है कि हाँ मैं कुछ सीखने को मिल रहा है या ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है ना, और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन में नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेट मतलब चीजें एलिमिनेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, चीजें एलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो बस तो बाहर निकाल दो। इसमें क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और Cl। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन ही यूज किया जाएगा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, सॉरी बीटा कार्बन यूज किया जाता है, बीटा हाइड्रोजन कार्बन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कार्बन में नहीं होती हैं। तो ये वाला हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है ना। इसमें हम क्या काम करते हैं, KOH, कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH, ये जरूर लिखना है। इसमें हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्फा से Cl हट जाता है और बीटा से एक हाइड्रोजन हटकर एल्कीन देता है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो CH, और देखो बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर भी यहाँ से अल्फा से क्या हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा CH2 और प्लस क्या बाहर निकल गया, एक यहाँ का K और एक Cl, KCl बाहर और प्लस H2O, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं आपकी। तो ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। चीजें समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। ये है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो जी, उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में आपकी आ जाती है कौन सी, आपकी आ जाती है जी आपकी रिएक्शन विद मेटल। क्या, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा, मेटल के साथ में सबसे पहले सोडियम Na के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो देखो जब भी क्या काम करता है, CH3Cl सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या, ड्राई ईथर, सही है। तो ये क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। एल्केन अब कहां से आएगा, तो यहां से सिर्फ हमें दो डबल कर दूं मैं इसको, अरे ठीक है डबल कर दूंगा तो ये एक CH3 यहाँ पर, दूसरा CH3 यहाँ पर। अगर आप बोल रहे हो सर CH4 ला सकते हैं, CH4 भी तो एल्केन है, नहीं, एक हाइड्रोजन कहां से रहेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 CH3 आ जाएंगे, तो ये भी तो CH3 मिलाकर क्या होगा, C2H6 भी तो एल्केन ही है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 2 यहाँ का NaCl, 2NaCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी को रिएक्शन को बोलते हैं हम वुर्ज रिएक्शन। क्या,
वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना भाई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा आता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg, Mg के साथ में रिएक्शन करनी है। तो मान के चलो आपके पास में CH3Cl है, रिएक्शन करा Mg के साथ में, तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, ये CH3Mg डायरेक्ट इसके साथ में जुड़ जाता है, MgX बना देता है। इसी को बोलते हैं हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये जो CH3MgX आया ना, यही है ग्रिगनार्ड, क्या, ग्रिगनार्ड, ठीक है ना, रिएजेंट। समझ में आई बात है नहीं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये होता है। और ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए जब भी हम क्या काम करते हैं, इसकी रिएक्शन किसी के साथ करते हैं, तो आपको क्या वाटर लेना जरूरी होता है, मतलब मॉइस्चर लेने जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से। चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई। मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट आपकी है, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब रिएक्शन बताता हूँ, कोर हाउस रिएक्शन। कौन सी, कोर हाउस रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन है कोर हाउस रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के हम जितने चाहे जब भी कन्वर्जन करते हो, जितने चाहे इतने कार्बन बढ़ा सकते हैं। कोर हाउस रिएक्शन में क्या बोलते हो जी, क्या बोलती जनता, CH3Cl रिएक्शन करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम के साथ में करेंगे। तो इससे क्या होगा, CH3, मान के चलो यहाँ पर भी मैंने R ही लिया है, तो यहाँ पर एक R यहाँ का, एक R यहाँ का, एल्केन बनाएगा यहाँ पर भी, और प्लस क्या बनाएगा, RCU बनाएगा, ये RCU, और प्लस के LiX बाहर निकल जाएगा। कैसे, जरा समझ में नहीं आई जी सर, CH3Cl लिया है, और प्लस यहाँ भी क्या लिया है, CH3 का होल ट्वाइस Cu और Li लिया है, तो यहाँ पर एक CH3 ये, एक CH3 ये, ठीक है ना, आपस में ऐड कर एल्केन बनाते हैं, और प्लस के CH3Cu और प्लस LiX। अब देखो, अगर मेरे को सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना था तो मैंने CH3 लिखा, और अगर दो कार्बन बढ़ाने हैं ना तो बस यहाँ पर C2H5 लिख दो, लाइक दैट, जैसे CH3Cl है और इसकी रिएक्शन में C2H5 का होल ट्वाइस कर दूंगा और ये CuLi हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। अब ये C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3CH2 लिख सकता हूँ ना, तो बस तो CH2 और ये CH3, देखो जितने चाहो आप इतने कार्बन इससे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोर हाउस रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देगी। ये आपका यहाँ पर क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी लास्ट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी लास्ट होती हैं। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंपाउंड की, किसकी बात कर लेते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप हो ना, पॉली मतलब बहुत सारे, जिसमें एक से ज्यादा ग्रुप हो हेलोजन के, उसको बोलेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड। जैसे मैं तुमसे पूछने लगूं CH3Cl, क्या ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, आप बोलोगे जी नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही हेलोजन ग्रुप है। अगर मैं तुमसे कहने लगूं CH2Cl2, क्या पॉलीहेलोजन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप है। दूसरा मैं तुमसे कहने लगूं CHCl3, क्या पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि तीन है, एक से ज्यादा है। मैं आपसे कहने लगूं CCl4 पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, बिल्कुल है, क्योंकि चार है। अगर मैं तुमसे कहने लगूं ये CHI3 पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, बिल्कुल है, ठीक है ना। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, दो है, दो के लिए डाइक्लोरो और ये मेथेन, और इसको क्या बोलेंगे, तीन है तो ट्राइक्लोरो, क्या, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा, क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई आइडोमेथेन। इसका नाम CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन का नाम क्लोरोफॉर्म भी है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको क्या भी बोलते हो, इसको पायरीन भी बोलते हो, क्या भी बोलते हो, पायरीन भी बोलोगे, ये सारे हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म, क्या बोलोगे, इसको आइडोफॉर्म भी बोलोगे, और इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, सही है जी, हेलोफॉर्म टेस्ट भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उनको पढ़ लेंगे, जैसे ये ज्यादातर ये भी आपकी प्रिपरेशन नहीं आती है, इनके पास यूजेस आ जाते हैं कि एक्चुअली में इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, वही चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया आपकी इसकी, क्लोरोफॉर्म की। किसकी बात करेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, क्या होता है, CHCl3, ठीक है ना। कहां पर यूज की जाती है, देखो पहले के टाइम में इसको ज्यादा, ठीक है ना, मतलब किसी को बेहोश करने के लिए, क्या, जो CHCl3 थी उसको क्या करने के लिए, इनकॉन्शियसनेस, ठीक है ना, मतलब ये क्या होता है, मूर्छित करने के लिए, मतलब किसी को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता था, CHCl3, ठीक है ना। और अगर ना समझ में आए तो दे दनादन मूवी देख लेना, ठीक है ना, उसमें जो जॉनी लीवर होता है वो बस सबको बेहोशी करता रहता है, ठीक है। तो ये CHCl3 के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में प्रिपरेशन क्या है, ठीक है।
प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। ये आपकी लेबोरेटरी प्रोसेस है, लेबोरेटरी मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, CH3CHO लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो आपको मिलेगा CH3, ठीक है, CH3, ओ सॉरी फॉर दैट, गलत हो गया, सॉरी। हम लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल से बना रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो प्रिपरेशन CHCl3 की हम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो अल्कोहल से कर रहे हैं। तो हमने अल्कोहल लिया, मान के चलिए CH3CH2OH, अल्कोहल लिया, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है, किसकी प्रेजेंटेशन में, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की प्रेजेंटेशन में। तो ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाता है, CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाता है। अब इस एल्डिहाइड की CH3CHO की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CCl3CHO, क्लोरल मिलता है, क्लोरल, ठीक है ना, क्या मिलता है, क्लोरल मिलता है। अब ये जो क्लोरल मिला था CCl3CHO, इसकी रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, सही है। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म। बाकी जो बाहर निकले आप खुद देख ले, ठीक है ना, क्या मिलेगा, CHCl3 बाहर निकल जाता है, यही आपका क्या, क्लोरोफॉर्म। चीजें समझ में आ गई या नहीं, तो इस टाइप से हम क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं, सही है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको कलरफुल बोतल में क्यों रखा जाता है, कलरफुल बोतल में क्यों भरकर रखा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी, समझ गए। चलिए जी, तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम क्या काम करते हैं, उसको कलरफुल बोतलों में भरकर रखते हैं, क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में, तो ये फॉस्जीन बनाती है, COCl2 क्या बनाती है, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस बनाती है, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनियस होती है। इसी वजह से इसको हम क्या काम करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको कलरफुल बोतल में रखते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट इसमें एंटर ना कर पाए। समझ में आई बात, या नहीं है, ये इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये चीज आप समझ लेना थोड़ा सा। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म भी लास्ट होता है। बाकी जो आपके क्या है, बाकी जो आपके जैसे मैंने आपको बताया पायरीन, इनका प्रिपरेशन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। पायरीन जो होता है यानी CCl4, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज ज्यादा पूछे जाते हैं। पायरीन जो होता है CCl4, उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग, सही है जी, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो पायरीन होता है, ठीक। ठीक है भैया, तो इसका यूज ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। दूसरा और किस में किया जाता है, एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट, ठीक है ना, किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए, लाइक दैट, जैसे वाटर में ऑयल वगैरह ये चीज डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसमें ये सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना, सही है। तो एज ए सॉल्वेंट के यूज में किया जाता है, और पेंट रिमूवर के रूप में भी, पेंट रिमूवर, इसका यूज किया जाता है CCl4 का, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है आपका लास्ट जो है आपका, वो है आपका आइडोफॉर्म, CHI3, ठीक है ना। ये आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, आइडोफॉर्म का जो यूज किया जाता है जितनी भी मेडिसिन होती है लाइक दैट आपकी, ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है, बैंडेज वगैरह में जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, CHI3 को। ये इसके यूजेस थे। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपके पास में मान के चलो अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल, CH3CH2 और क्या है आपके पास में OH, और इसकी रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ करेंगे, I2 प्लस NaOH के साथ में करेंगे। जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ में करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको आइडोफॉर्म मिलता है, क्या मिलता है, आइडोफॉर्म, CHI3 मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, और प्लस NaI मिलेगा, और प्लस H2O। इस रिएक्शन को रट लेना, कुछ भी करना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस आइडोफॉर्म का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आप, क्या मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। यही आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट। समझ में बात ये नहीं है, हेलोफॉर्म टेस्ट कहां पर किसको बोलते हैं, इसी आइडोफॉर्म टेस्ट को हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। आइडोफॉर्म को ये किस किस के लिए किया जाता है, जिन आपके जो भी कार्बनिक कंपाउंड है जिनमें क्या है, कार्बोनिल, क्या, कार्बोनाइल,
जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन सभी में क्या है, उन सभी में ये क्या होता है, बोलो, हेलोफॉर्म टेस्ट होते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप किन किन में प्रेजेंट होता है, जैसे आपके CHO एल्डिहाइड हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, CO, समझ में बात है नहीं, इन सभी में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये किसके लिए भी किया जाता है, इसलिए ये इसके लिए किया जाता है, मींस इन सभी के लिए एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए, कीटोन का, ठीक है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हेलोफॉर्म टेस्ट यूज किया जाता है। और हाँ, सिर्फ CH3OH को छोड़कर, यानी मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर बाकी सब में ये क्या करता है, अल्कोहल टेस्ट भी देता है, ध्यान रखना आपका, सिर्फ इसको छोड़कर मिथाइल अल्कोहल को। तो ये आपका एडोफॉर्म है। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक बच रहा होगा शायद, फ्रेऑन्स। क्या है, फ्रेऑन्स, फ्रेऑन्स, इसको भी देख लेते हो, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, फ्रेऑन, ठीक। फ्रेऑन्स, फ्रेऑन्स क्या होते हैं जी, फ्रेऑन्स देखो बस यूज पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं है। फ्रेऑन 12, क्या फ्रेऑन 12 ही आपके लिए मोस्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, समझ में बात ही नहीं। फ्रेऑन 12 होता है, इसका यूज जो किया जाता है वो रेफ्रिजरेटर में, यानी देखो तुमने देखा होगा जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, AC होते हैं, वो ठंडक जो देते हैं वो किसकी वजह से, एक फ्रेऑन गैस होती है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से ये आपके क्या देते हैं, CCl2F2, मतलब कि फ्रेऑन्स होते हैं। इनका यूज किसमें किया जाता है, मैंने आपको बताया था, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में, कूलर, सॉरी AC में, इन सभी में फ्रेऑन 12 का यूज किया जाता है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं CC, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, क्योंकि पहले जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं इनमें CCF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती थी, लेकिन आज की डेट में फ्रेऑन्स का यूज हो रहा है, क्योंकि ये CCF जो है ये ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए आज की डेट में फ्रेऑन का यूज किया जा रहा है, समझ में आई बात है नहीं। तो ये यहाँ पर आपका खत्म होता है क्या, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपका खत्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स, ठीक है। चलो भाई, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन्स, ठीक है ना। आपने हेलो एल्केन पढ़ लिया तो हेलो एरीन भी बहुत ज्यादा क्या है, इजी हो जाएगा आपके लिए। हेलो एरीन क्या है, बस इसमें क्या होगा, बेंजीन होगा, सिर्फ एरोमेटिक रिंग होगा जी, ठीक है ना। क्या होगा, एरोमेटिक रिंग, सिर्फ इतना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट क्या होता है, Cl यानी हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ता है, क्या करता है, हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ता है, तो हेलोजन यहाँ पर जब आकर जुड़ेगा तो इससे क्या कर देगा आपका, इससे क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, खुद आकर जुड़ जाता है, यही आपका हेलो एरीन। हेलो एरीन आपको पता ही है कि इसका क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है C6H6 होता है, प्लस जब एक हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ा तो यहाँ C6 क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचेगा, C6H5 और X आकर जुड़ जाता है। ये है यहाँ का कहानी पूरी, समझ में बात ये नहीं है। थोड़ा सा बेंजीन के बारे में देख लो। बेंजीन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर तो आपने देख ली, स्ट्रक्चर ये है और फॉर्मूला ये है, 6 कार्बन है, 1 2 ठीक है, 3 4 5 और ये 6 हो गया, और इसके साथ में हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन ऐड है। और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। ये है आपका हेलो एरीन। तो जब क्या काम करेगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप इससे आकर जुड़ेगा, क्या होगा, ग्रुप आकर जुड़ेगा इससे, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और एक्स आकर जुड़ जाता है, यही आपका क्या है, हेलो एरीन। कंफर्म चीजें समझ में आ रही है या नहीं, तो ये चीज है भैया, ध्यान रखो आपका, ये हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन्स में क्या बोला मैंने, हेलो एरीन्स में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग से साथ में हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। अब इसमें जो बेंजीन होती है और चीजें समझो जी, ये बेंजीन है, बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो, ठीक है ना, और ये होती है मेटा, ठीक है, और ये होती है पैरा, पैरा, ठीक है ना। पैरा की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, पैरा की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी सबसे ज्यादा जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे पैरा पर, देन उसके बाद में ऑर्थो, ऑर्थो की, देन उसके बाद में मेटा, मेटा पर आपको सबसे कम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है उस चीज का, क्योंकि मेटा की सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके सबसे कम होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट को या मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सबसे कम प्रोडक्ट मेटा पर ही देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअली में मेटा की इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों होती है, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे। तो आई होप हेलो एरीन आपको समझ में आ गया कि हेलो एरीन है क्या। नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, ठीक है। अगर देखो मान के चलो ये CH2X, ये अगर इस टाइप से जुड़ी हुई है, मैंने बोला है क्या ये आपका हेलो एरीन है, तुम बोलोगे नहीं सर ये हेलो एरीन नहीं है।
अब बोलोगे सर बेंजीन ही तो, बेंजीन के साथ में हैलोजन है। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ये हैलोजन है और हैलोजन के साथ में यहाँ पर ये बेंजीन हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए बेंजीन से, तभी हैलोएरिन है। ये हैलोएरिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ बेंजीन से, इसलिए हैलोएरिन नहीं है, बेंजाइल क्लोराइड है, मींस ये हेलो एल्केन ही है। समझ में बात ये नहीं है। और कौन सा हेलो एल्केन है, मैंने आपको बताया था एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक हैलाइड। समझ भाई क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ध्यान रखना, बेंजाइलिक हैलाइड है ये, ठीक है, चीजों को समझो जरा। और ये क्या है आपका, ये है हैलोएरिन। समझ में आई बात या नहीं। नाम बहुत इजी है, रख सकते हो आप इनका नाम, ठीक है, इनके जैसा तो कोई नाम ही नहीं है। Cl यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो NO2 की प्रायोरिटी ज्यादा दोगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो, ठीक है, 1 नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 1 नाइट्रो 2 क्लोरो बेंजीन, ये नाम हो जाएगा इसका। बहुत आसान है इनका नाम, किसी का भी नाम आप इजीली से इनको रख सकते हो, चीजें समझ रहे हैं। या फिर एक और नाम हो सकता है ऑर्थो मेटा पैरा के अकॉर्डिंग, सही है। कैसे, मान के चलो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला, ये क्या था यहाँ पर ये Cl था और यहाँ पर NO2 था, यहाँ पर क्या पोजीशन है। आप बोलोगे सर ऑर्थो है, तो ये आप बोल सकते हो ऑर्थो, या सिर्फ नॉर्मली ऑर्थो ना लिखकर आप ओ बना सकते हो, ओ ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, और ये क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो बेंजीन, ये इस प्रकार से। अरे सही है, नाम रख सकते हो, कितने नाम रख सकते हो इनको यार जन। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये है अगर बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यहाँ पर आपका क्या दे रखा, CH3 दे रखा, ये है टोलुइन, टोलुइन क्या है ये, टोलुइन, ध्यान रखना भाई। अब इसका अगर इस प्रकार से कुछ भी दे रखा, मान के चलो यहाँ पर आपका हैलोजन ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना, CBr लिख लो, चलो आपके ओके सर, Cl से पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। और यहाँ पर क्या है आपका CH3, तो इसको क्या बोल सकते हो 1 ब्रोमो, क्या 1 ब्रोमो, और क्या बोल सकते हो टोलुइन, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, सही है। या ऑर्थो ब्रोमो क्या बोल सकते हो, ऑर्थो पर ये CH3, ऑर्थो ब्रोमो मिथाइल, मिथाइल है ना टोलुइन, सॉरी मिथाइल बेंजीन, कुछ भी लिख सकते हो यार, इसको समझ में आई बात ये नहीं है। अब मान के चलो अगर यहाँ पर क्या है, इस टाइप से आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर Cl एक दे रखा, दूसरा Cl, यहाँ पर तीसरा Cl, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई, ठीक है ना, ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये इस टाइप से इनका नाम रख सकते हो। बहुत आसान है इनका नाम, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर इनका समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट बता दिया करो यार। इसके बाद में आ जाती है आपकी प्रिपरेशन, क्या आ जाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हेलो एरिन को हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन को कैसे कैसे बना सकते हैं, बस प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो भैया प्रिपरेशन देख लेते हैं आपकी हेलो एरिन्स की। ये 3 ही मेथड है, बस 3 मेथड आपके दिए हुए हैं, इन्हीं को देख लीजिए। तो फ्रॉम क्या है, सबसे पहले बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हमें क्या काम करना है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना है, मतलब हाइड्रोकार्बन, जैसे हेलो यानी बेंजीन भी आपकी हाइड्रोकार्बन है, इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ करेंगे और किसकी प्रेजेंटेशन लेंगे, Fe की प्रेजेंटेशन लेंगे, तो डायरेक्टली रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा फ्रॉम एमाइंस, एमाइंस की रिएक्शन करेंगे जिसको बोलते हो आप सेंडमायर रिएक्शन, क्या बोलते हो सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन में क्या होगा, जब हमारा क्या होता है एक अमाइन है, ठीक है ना, इसको एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनिलीन, सही है। बेंजीन के साथ में अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एनिलीन। तो जब अमाइन की रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ की जाती है तो इसको बनता है डाइओजेनियम सॉल्ट, क्या है ये डाइएजोनियम, ठीक है ना, सॉल्ट, डाइओजेनियम सॉल्ट बनता है। और जब डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2X के साथ में करते हैं तो ठीक है ना, यहाँ पर आपका N2 हट जाता है और क्या आ जाता है यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप आ जाता है, यही आपकी हेलोजन, और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। ये आपकी सेंडमायर रिएक्शन है जो आपको एमीन से गेट होती है। तीसरी है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में भी यही है। गाटरमैन रिएक्शन में क्या काम करते हैं, डाइओजेनियम सॉल्ट है, ये आपका डाइओजेनियम सॉल्ट होता है बेंजीन, और इसके ऊपर N2 और Cl, क्योंकि एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज, यहाँ पर X लिख सकते हो, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। या आप इसको मतलब डाइओजेनियम सॉल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो N, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड N,
और सिंगल बॉन्ड Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बैलेंस कंप्लीट करने के लिए और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी। और इसकी रिएक्शन क्या काम करेंगे हम, वही है Cu प्लस HCl के साथ में करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी N2 गायब हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा आपका यहाँ पर Cl, यानी X बचेगा आपका और प्लस N2 गायब हो जाएगा। ये इनकी प्रिपरेशन है हैलो एरिन्स की। तो चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, अगला हमारा टॉपिक है हैलो एरिन की, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखो आपको पता ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये वही है, कलरलेस होती है, ठीक है ना। और क्या होती है, कलरलेस के साथ में ही ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो हैलो एरिन होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करता हूँ इनकी, तो क्या होती है, हाइयर होती है कंपेयर टू, अगर मैं क्या बात करूँ इसकी, मतलब कि हाइड्रोकार्बन की और हैलो एल्केन से। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ज्यादा होते हैं हैलो एरिन्स के, ठीक है। तो ये कुछ क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हैलो एल्केन क्या करते हैं, 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसी प्रकार से ये हैलो एरिन भी 3 टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन विद मेटल। बस ये वाली चेंज हुई है, वहां पर रिएक्शन क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात या नहीं है? तो सबसे बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हैलो एरिन में, ये कहने को हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन एक्चुअली में नॉर्मल में अगर देखा जाए ना, तो हैलो एरिन्स क्या नहीं करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। समझ में बात है नहीं, क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो एरिन नहीं देते हैं। अगर देते भी है ना, तो कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस पर क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हैलो एरिन, ठीक है जी। अब ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन देंगे भी, तो कंपेयर टू हैलो एल्केन में क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार दिया बताया गया है, ठीक है ना, आया भी है कि जो आपके हैलो एल्केन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि जो आपके हैलो एरिन्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, या देते भी तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या उस चीज का, यहाँ पर कि जो आपके क्या है हैलो एरिन्स हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो बहुत लेस रिएक्टिव है, मतलब लेस अमाउंट में क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसका रीजन है नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि जो बेंजीन होता है, बेंजोइन में क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। समझ में बात ही नहीं, रेजोनेंस की बताए, रेजोनेंस कैसे, मतलब मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन में क्या है, यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके देखो 7 होते हैं। जब इसको क्या करते हो, तोड़ते हो, तो इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 बचे, 7 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन, एक में से इसने बॉन्ड बना लिए तो 6 बचे। अब इन 6 में क्या है, इनमें ये लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है। तो ये क्या काम करेगा, इसकी पावर ज्यादा होने की वजह से ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, Cl से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या काम करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। समझ में बात नहीं है? तो क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, Cl यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे कार्बन के, तो इसी वजह से ये बॉन्ड उठकर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। समझ में आई बात ही नहीं? आगे रेजोनेंस, ये दोनों तरफ को एरो लगा रहे हैं, इसमें रेजोनेंस को बोलते हैं कि ये रेजोनेंस का सिंबल होता है। डबल बॉन्ड Cl है, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या ये वाला जो क्या था, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर दूसरा आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर इस टाइप से ये होगा, डबल बॉन्ड आपका क्या आ जाएगा, Cl 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो बॉन्ड और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको फिर से इसको क्या काम कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वापस इसको दे देगा। समझ में आई बात नहीं है? 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ आगे बॉन्ड, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सही है। तो रेजोनेंस ये है, रेजोनेंस की वजह से ही ये क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये रेजोनेंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं बट स्ट्रक्चर सेम रहती है। देखो यहाँ पर जो ये यहाँ पर बॉन्ड अलग है और यहाँ पर लास्ट में जो पहुंचा वहां पर बॉन्डिंग अलग हो गई है। तो इस रेजोनेंस के द्वारा ही क्या काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस होती है। मतलब हैलो एल्कीन क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव होती है न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सही है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीजन है इसका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। दूसरा कारण है कि भैया जो आपके हेलोएरिन्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरा कारण है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो आपका क्या होता है, देखो जो आपका हेलोएरिन होता है इसमें जो यहाँ पर जो ये बॉन्ड होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। सही है जी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटा नहीं पाता है। रीजन क्या है उसका, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो आपका क्या होगा बेंजीन है, इसमें s करैक्टर बहुत ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर आकर अटैक भी करेगा ना न्यूक्लियोफाइल, तो इसको क्या नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा। इतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है यहाँ पर, वो है s करैक्टर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात, ये नहीं, ये एस करैक्टर होता है, मींस एस इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसको नहीं रिमूव कर पाएगा। जबकि जो आपके हेलोएरिन होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके हेलोएरिन होते हैं उनमें सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से एस करैक्टर होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम होती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर क्या करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, तो ये डायरेक्ट क्या काम करता है, हेलोजन को हटा देता है। चीजें समझ में आई है नहीं? तो इस वजह से क्या काम करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन कुछ क्या है, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन फिर भी क्या काम कर सकते हैं, ये हेलोएरिन ये क्या कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, जैसा पहला है आपका रिमूव ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसकी वजह से रिमूव करना है हमें, रिमूव ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू रिमूव कराना है हमें। समझ में आई बात या नहीं है? तो यानी अब हमें क्या काम करना, अगर मैं क्या काम करता हूं, देखो यहाँ पर मेरे साथ में हेलोएरिन है, क्या है, हेलोएरिन। अगर मेरे को यहाँ पर क्या काम करना है, OH ग्रुप लाना है इसको, यानी न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है तो यहाँ पर लाना है, तो मेरे को NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, ये OH इसको हटाएगा नहीं, ये इसके साथ में क्या बना लेगा, यहाँ पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, आयन, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ONA। समझ में बात ये नहीं है? और देन इसकी अब दोबारा से रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे ना, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, तब जाके यहाँ H जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, NaCl। तो इस तरीका से ये डायरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ कंडीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब ये लेस रिएक्टिव होते क्यों है न्यूक्लियोफिलिस के लिए, रीजन मैंने दो बताए थे, एक तो रेजोनेंस है और दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन है। क्योंकि जो आपका जो आपका हेलोएरिन से उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से s करैक्टर होने की वजह से उसमें s की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा रीजन है आपका जो हेलो एल्केन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करते हैं तो वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है जी, ये है, तो ये कुछ रिएक्शन थी मैंने आपको करा दिया। अब साइनाइड ग्रुप से भी आप रिमूव करा सकते हो। हेलोएरिन की रिएक्शन क्या कराते हो आप, साइनाइड KCN के साथ, नॉर्मली KCN के साथ कराते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, ये CN इसको रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, KCl बाहर निकल जाएगा। ये कुछ रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चीज समझ में आ गई है, बहुत अच्छे। आगे आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन लवर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लवर होती है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, अभी बताया था मैंने, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप है, इसके पास में 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। आ जाओ जरा यहाँ पर समझो इस चीज को कैसे है। ये आपका हेलोएरिन्स हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 है। हर जगह पर कार्बन 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 और कार्बन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ जब डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 2 4 1 5 होगी। अब ये बेचारा कंफ्यूज कि मेरी वैलेंसी 5 होगी, मुझे तो हटा देना चाहिए, तो ये क्या कर देता है, ये बोलता है कि चल मैं इसे डबल बॉन्ड को हटा रहा हूँ। जब ये डबल बॉन्ड को हटाएगा तो बेचारे इसकी कम हो जाएंगे, इसकी कितनी हो जाएंगी, हाइड्रोजन भी तो है इनके साथ में, ठीक है। तो बोलेगा यार मेरी बैलेंस कम नहीं हो रही है, यहाँ पर कितने आने चाहिए, 4। तो ये कहता है चल ये जो बॉन्ड था ये तू ले ले। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाते हैं और ये वाला जो आपका बॉन्ड है उठकर यहाँ पर आ जाता है। वो मैंने जो अभी बताया था यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 प्लस चार्ज और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, रेजोनेंस इस तरीका से, सही है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड X 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है
ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड माइनस का और ये यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या होगा अब आगे होगा जी यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक एक्स है आपका 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर माइनस। आगे क्या होगा आपका, आगे ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इसको दे दिया जाएगा। समझ में आई बात, यानी सिंगल बॉन्ड आपका एक्स है 1 2 3 4 है 5 6 आ गया, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। अब देख लो नेगेटिव जो चार्ज है, उस दिन मैंने बताया था आपको उस टाइम पे, माइनस चार्ज या तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मतलब जो आपका माइनस जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, माइनस जो चार्ज है आपका यहाँ पर ऑर्थो पर आ रहा है और पैरा पर आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है ऑर्थो और पैरा पर होती है, इसी वजह से। ठीक है ना, पैरा की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और ऑर्थो और पैरा पर ही सबसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है उसका। तो सिर्फ हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पर मिलेंगे, लेकिन मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा का ही होगा। किसका होगा, मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा का ही होगा। ठीक है, चलो करते हैं जरा। चलो आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नाइट्रेशन कर लेता हूं मैं, क्या कर लेता हूं सबसे पहले, सॉरी हेलोजिनेशन कर लेता हूं, हेलोजिनेशन। सही है जी, हेलोजिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे हेलोजिनेशन में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक बता रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या काम करेंगे हेलोजिनेशन में, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, Fe वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ कहाँ पर, ये Cl है, एक ऑर्थो पर मिलेगा प्रोडक्ट और एक पैरा पर, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा वो Cl ही होगा। ठीक है ना, जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये माइनर है। सही है, माइनर है ये। जब आप क्या करते हो इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हो, ये वाटर पेपर बनकर उड़ जाता है, सिर्फ आपका पैरा पर बचता है आपका। या इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, इन दोनों तरीका को। ठीक है, तो ये आपका हेलोजिनेशन है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है जी, नाइट्रेशन में आपका, ठीक है ना, इसमें HNO3 के साथ में रिएक्शन करते हो। जब HNO3 के साथ में रिएक्शन करोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए HNO3 के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है भाई, जल बाहर निकलेगा क्योंकि एसिड है, जल बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा, H2O बाहर निकला तो NO2 ही तो बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक आपका ऑर्थो पर आ जाएगा NO2 और एक आपका पैरा पर। समझ में आई बात या नहीं है, यहाँ पर NO2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इनको सबको एक साथ लिख के भी ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप कैसे भी लिख दो इसको, एक NO2 यहाँ पर एक NO2 यहाँ पर। ये चीज है, चीजें समझ में आ गई है नहीं। तो ये आपका हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में क्या करोगे, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर दोगे जिससे SO3 बाहर निकल जाएगा। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चलो भाई अब है इसका, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसमें ये दो तरीका से होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसमें क्या होगा, हम बेंजीन यानी हेलोएरिन की रिएक्शन क्या कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ में कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपका हेलोएरिन है ही, ठीक है ना, एक आपका CH3 ऑर्थो पर मिलेगा, 200 CH3 यहाँ पर मिलेगा। एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइलेशन में आपका फ्रीडल क्राफ्ट में, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ करेंगे और इसमें भी AlCl3 की प्रेजेंटेशन ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हेलोएरिन के साथ में एक COCH3 ऑर्थो पर मिलेगा और दूसरा पैरा पर मिलेगा COCH3। ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। समझ में आई बात या नहीं है। तो ये आपकी क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी सारी की सारी जो अभी बताई मैंने। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो अब आ जाती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में हम क्या काम करवाएंगे मेटल के साथ में, तो सबसे पहले आ जाती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन जब हम क्या काम करते हैं, हेलोएरिन, वहां पर वुड्स रिएक्शन थी, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन में Na के साथ की थी ना, तो यहाँ पर हेलोएरिन की रिएक्शन Na के साथ करेंगे ड्राई ईथर के साथ में, तो आपको यहाँ पर डाई फिनाइल मिलेगा। दो बेंजीन आपस में इस टाइप से जुड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, समझ में आई। तो ये फिटिंग रिएक्शन है। दूसरा आता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, तो दोनों रिएक्शन ऐड है, वुड्स और फिटिंग। वुड्स में क्या था, CH3Cl लिया था और फिटिंग में हमने क्या लिया है, फिटिंग में हमने हेलोएरिन लिया है। और इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ की है, Na के साथ। किसकी प्रेजेंटेशन लिया है, ड्राई ईथर के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हेलोएरिन यानी बेंजीन के साथ में ये CH3 बाहर आ जाता है और प्लस क्या निकल जाता है, 2NaCl बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात, यानी ये वुड्स फिटिंग है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, वुड्स का भी और फिटिंग का, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। रिएक्शन विद Mg के साथ में करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको ग्रिग्नार्ड रीजन की मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका Cl है, आपने Mg के साथ में रिएक्शन करी तो क्या बना आपका जी, आपका बना आपका यहाँ पर MgBr।
सॉरी MgCl, या X कोई भी लिख सकते हो, X वैक्स जो भी है यहाँ पर X लिख सकते हो। तो ये गिरगिनाट रीजन, ये थी आपकी रिएक्शन विद मेटल। आपके यहाँ पर क्या हो चुका है, ये लास्ट हो चुका है भैया आपका केमिकल मतलब प्रॉपर्टी भी। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ वो है आपका DDT। ठीक है, क्या है DDT, और चैप्टर आपका खत्म है। DDT जो होता है बेटा पहले के टाइम में बहुत यूज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में बैन है। रीजन क्या है इस चीज का, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। जो DDT होता है वो कीड़े मकोड़े में होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, मॉस्किटो वगैरह, फ्लाई वगैरह जो ये होते हैं, ठीक है ना, इनको मारने में, किल करने में क्या किया जाता है, हेल्प आती है। तो DDT होती क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है इसका पूरा नाम, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम कैसे करते हैं, जब हेलोएरीन की रिएक्शन, किसकी, हेलोएरीन की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ करेंगे, क्लोरल, CCl3CHO, क्लोरल के साथ में करेंगे इन द प्रेजेंट ऑफ H2SO4 के साथ में, तो हमें DDT गेट होगा। यहाँ पर H2SO4 है, इसका मतलब वाटर निकल जाएगा। वाटर कहाँ से लिख लेगा, 2 है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन जब यहाँ पर जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, तो ये CCl3C, एक यहाँ पर H आ जाता है ये, और 2 बेंजीन, क्योंकि आपके क्लोरोबेंजीन है तो एक बेंजीन आपका कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, हेलोएरीन वाला, और एक यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक, चीजें समझ रहे हो ना, ये यहाँ पर सही है। तो जब ये यहाँ पर जुड़ा था तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही है आपका क्या, यही है जी आपका DDT। समझ में ही बात नहीं, और ये चैप्टर आपका यही लास्ट होता है। ठीक है ना, सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी कवर हो चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है ना, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है ना, और शेयर भी कर दो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।